और पॉपुलेशन का बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात थी नहीं। रीजन बीइंग कि वी आर डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है बेटा कि जो क्या कर सके, चाहे ग्रोइंग पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। तो पॉपुलेशन को कम करने के लिए इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन इन द होल वर्ल्ड जिन्होंने कुछ प्रोग्राम्स की शुरुआत करी, जहां पे मेजर फोकस जो था ना वो था कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि यार ज़्यादा पॉपुलेशन के क्या नेगेटिव्स है, क्या डिसएडवांटेज है, और कम पॉपुलेशन के क्या पॉजिटिव्स है। क्लियर है? और हमने अलग अलग तरीके यूज़ करे इसके लिए। ठीक है, 1951 के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिस प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग। बट अनफॉर्चुनेटली फैमिली प्लानिंग में हमारा मेजर फोकस किस पे था? माँ पे था और बाप पे था, लेकिन बच्चे को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर टू इंक्लूड द चाइल्ड ऑल्सो हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मॉडिफाई करके सामने लाया, और प्रोग्राम का नाम था आरसीएच, पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर है? और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर हमने जितना इंपॉर्टेंस किसको दिया? माँ बाप को दिया, उतना ही इंपॉर्टेंस किसको दिया हमने? शाबाश, बच्चे को भी दिया बेटा। ये क्लियर हो गया? अब आगे की कहानी आज सुनते हैं। नाउ हमने एक मतलब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बना दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम ऐसे ऐसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन अगर आपको लास्ट वाला टॉपिक अभी भी याद हो ना, मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में बोला था ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये हम एक क्लोज्ड रूम में कर रहे हैं। मान के चलो 10-15 लोग जनीवा के अंदर हेडक्वार्टर में बैठे और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बातें इंप्लीमेंट होंगी कि नहीं होंगी, एक्चुअल में वो चीज़ें हम लोगों के पास कैसे पहुंचाएंगे, एक्चुअल में ये सारा नॉलेज जो हम किताबों में लिख रहे हैं या पेज पे लिख रहे हैं ये लोगों को समझाएंगे कैसे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि भाई जो बात हम आपको बोलने वाले उसके क्या फायदे हैं, जो बात आपको बोलने वाले उसके क्या नुकसानात है, उससे पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल हो सकते हैं, डैश एंड डैश एंड डैश। क्लियर है ना? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अवेयरनेस रिलेटेड टू शाबाश पॉपुलेशन इंक्रीज बेटा। ठीक है ना? और समझाएंगे लोगों को पॉपुलेशन इंक्रीज के क्या एडवांटेज है और क्या, समझ आया ना? और इस अवेयरनेस वाले पैराग्राफ से अभी तक 2 बार क्वेश्चन पूछा गया और इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा नजर रखना प्लीज ध्यान से। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसको? शाबाश, अवेयरनेस को बेटा। क्लियर है बेटा? और अवेयरनेस हम पढ़ रहे हैं किस अम्ब्रेला के अंदर? RCH के अंदर बेटा। ये समझ आया क्या बता रहा हूं? अब अवेयरनेस के लिए क्या हुआ इसको थोड़ा सा स्टोरी में आपको याद रखना बेटा। जब लोगों के पास ये बात आई कि भैया लोगों को अवेयर कैसे करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर का माइंडसेट क्या है, हमारे फ्यूचर के ख्यालात क्या है बेटा, तो ये लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमने 2 लोगों से मदद ली बेटा। क्या ली शाबाश? ये क्लियर? मैं इसको एनसीईआरटी के पैराग्राफ को थोड़ा इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमने 2 लोगों से मदद ली लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की। कौन सी इंफॉर्मेशन? RCH की इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? इसमें पहले इन्वॉल्व हुए गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बेटा। क्लियर है ना? और दूसरे हुए नॉन गवर्नमेंटल ऑफिसर्स। ये क्लियर हुआ? यानी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए 2 लोगों ने पार्टिसिपेशन लिया बेटा। द फर्स्ट पार्टिसिपेशन वाज, तो पहले आया बेटा शाबाश गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बेटा। समझ आया ना? गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आप बोल सकते हो। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें हमारे अस्पताल हो गए, आया हो गई, जो खाना वाना देते मिड डे मील वाले बच्चे, वो सारे लोग इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना? और दूसरा हमने इन्वॉल्व किया किनको? शाबाश नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्लियर हुआ? और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शाबाश NGO बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर हुआ? तो पहली बात आप यही याद रखोगे कि हमने RCH के प्रोग्राम को, ठीक है ना, लोगों तक पहुंचाने के लिए RCH प्रोग्राम के अंदर जो अच्छी अच्छी चीजें हैं बेटा उनको लोगों को अवेयर कराने के लिए हमने किन किन लोगों को यूज किया? 2 लोगों को, गवर्नमेंट एंड, या समझ आया? अब ये गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट का फोकस क्या था बेटा, ये जरा नजर रखना ध्यान से। ठीक है ना? हमने क्या किया बेटा, ये गवर्नमेंट वाले लोग जो थे, ठीक है ना, एंड ये जो नॉन गवर्नमेंट वाले लोग थे, इन दोनों को हमने क्या बोला कि आपको भैया इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है। ठीक है ना? आपको इंफॉर्मेशन का डिसेमेंटेशन करना है। ठीक है ना? आपको इंफॉर्मेशन का क्या करना है? शाबाश डेसिमेंटेशन मतलब होता है शॉर्ट में स्प्रेड करना है इंफॉर्मेशन। क्लियर है ना? लेकिन स्प्रेड कहां करेंगे? इसके लिए हमारे पास कोई टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते ना। तो हमने इंफॉर्मेशन को कुछ स्पेशल लोगों के अंदर स्प्रेड करा दिया, जिसमें सबसे पहले बेटा बच्चे के माँ बाप आएंगे। जैसे मैं एक बच्चा हूं, मेरे को आगे शादी करनी है, आप बच्चे हो, आपको आगे शादी करनी है बेटा, तो सबसे पहले आपको समझाने वाला कौन होना चाहिए? आपके पेरेंट होने चाहिए। तो हमने इन दोनों को, ये जो ऊपर आपको लोग दिख रहे हैं बेटा, इनमें जो भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने RCH प्रोग्राम के अंदर इनको नॉलेज दिया या इनको ट्रेनिंग दिया कि भैया जब भी आप RCH की बातें बच्चों के पास भेजोगे तो सीधे बच्चों के पास नहीं जाना है, सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे?
फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई बीमारी हो गई विच इज सेक्स रिलेटेड डिजीज, या आपको कोई बीमारी हो गई विच इज सेक्स रिलेटेड डिजीज, ठीक है ना। अगर ये बीमारी आपको हुई है बेटा, तो आप ऑफकोर्स अपने दोस्तों को तो डायरेक्टली शेयर नहीं करोगे, अपने टीचर को तो डायरेक्टली शेयर नहीं करोगे, बट पॉसिबिलिटी है शायद अपनी माँ से शेयर कर सकते हो, शायद अपने बाप से शेयर कर सकते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बता, मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं जब आप प्यूबरिटी पे आते हो तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और कुछ बदलाव बच्चों को समझ आते हैं, कुछ समझ नहीं आते हैं। सो बेटर नॉलेज एक बच्चे को कौन दे सकता है कि भैया आपके साथ क्या हो रहा है, आप में ये चेंज क्यों आ रहा है, वो कौन होता है, आप समझ। तो इसलिए इन लोगों ने अवेयरनेस सबसे पहले किस पे स्प्रेड करी, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ शाबाश। तो सबसे पहले किसके पास गए शाबाश, पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स को बोला कि अपने बच्चों को अवेयर करो। किस लिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कौन कौन चीजों को लेकर, क्लियर है ना। दूसरा, अब हो सकता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स ना हो, या हो सकता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से उतना ज्यादा ओपन ना हो जितना मतलब हम में या आप लोगों बेटा। तो ऐसे केस में इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला पेरेंट्स तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, लेकिन पेरेंट्स के अलावा बेटा हम किनको इंक्लूड करेंगे, जल्दी जल्दी शाबाश, किनको इंक्लूड करेंगे, क्लोज रिलेटिव्स को इंक्लूड करेंगे। समझा। ये चैप्टर की एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि इससे फालतू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। बुरी बात यह है कि अगर इसमें एग्जामिनर थोड़ा दिमाग वाला बैठ गया ना, मतलब थोड़ा गुस्से वाला बैठ गया, तो वो इससे ऐसे क्वेश्चन निकाल सकता है, मेरे को लग रहा है कि वो 99% बच्चों को आएंगे नहीं बेटा। आप समझ रहे हो। तो इस चैप्टर का ये वाला पार्ट जो अभी हम आज फिनिश करेंगे ना, थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें हर एक वर्ड पे नजर रखना है, हर एक लाइन पे नजर रखना है, हर एक जो सीक्वेंस में चीजें दी है ना उनको अच्छे से कहाँ पे बिठाना है, दिमाग में बिठाना है। ये क्लियर है। तो सबसे पहले हमने अवेयरनेस डिसमेंट करने के लिए किनको पकड़ा, पेरेंट्स के बाद किनको पकड़ा, आप समझ रहे हो ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेटा, हु आर नॉट वेरी क्लोजर टू द पेरेंट्स, हु आर नॉट वेरी क्लोजर टू देयर क्लोज, वो ज्यादा ओपन अपने दोस्त के साथ होते हैं, मतलब वो दोस्त के साथ सब कुछ शेयर करेंगे बेटा। तो हमने इसमें इन्वॉल्व किनको किया शाबाश, फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व किया बेटा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ आया। और आपको मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि एक बच्चे के लिए इस एज में, जो पढ़ाई वाली एज होती है, सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है, माँ बाप के बाद टीचर होते हैं बेटा। नहीं है कि हम दोस्त, है ना भाई। अगर ये समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं। तो अगर हमने इन सबको इंक्लूड कर दिया तो टीचर को तो पीछे नहीं रख सकते ना। तो हमने बेटा इस प्रोग्राम में और किसको इंक्लूड कर दिया शाबाश, टीचर्स को भी इंक्लूड कर दिया। ये समझ आई कि नहीं समझ आई। तो डिसमेंटेशन ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, या डिसमेंटेशन ऑफ नॉलेज बेटा, जो हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, तो उसके लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। समझ आया। अब टीचर के लिए हमने एक स्पेशल काम रखा है, मतलब उसको वो काम करना ही करना है बेटा, बाकी काम में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पहले मैं टीचर वाले पार्ट पे फोकस करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नजर रखे ध्यान से। टीचर को हमने क्या बोला, ये सुनना ध्यान से बेटा। टीचर को हमने बोला कि सर आपके पास बच्चा आएगा, वो एकदम बेबी भी हो सकता है, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास का भी हो सकता है, या कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है, या यूनिवर्सिटी वाला भी हो सकता है। तो आप क्या करो बेटा, बिकॉज बच्चे ज्यादा रिलेट टीचर के साथ करते हैं, बिकॉज जो मैं बात आपसे कर सकता हूं शायद वो आपका फादर डायरेक्टली नहीं कर सकता। आप समझ मैं क्या बता रहा हूं। तो हमने टीचर्स को क्या बोला, हमने एक अलग प्रोग्राम चलाया जस्ट फॉर द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, टीचर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स बेटा। और हमने टीचर्स को बोला कि सर आज के बाद जब भी आपके पास बच्चे आएंगे पढ़ाई करने के लिए, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा बेटा आप एक स्पेशल प्रोग्राम वहां रन करोगे जहां बच्चों को क्या दोगे शाबाश, सेक्स एजुकेशन दोगे बेटा। अरे क्लियर हुआ। पहले पहले जब बात सेक्स एजुकेशन होती थी ना, लोगों को या पेरेंट्स को लगता पता नहीं बच्चों को क्या सिखाएंगे इस एजुकेशन में, लेकिन सेक्स एजुकेशन का मतलब कोई गलत बात। यहां पे हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, वो जरा नजर रखो ध्यान से। सबसे पहले बेटा यहां पे हम बच्चों को सिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, पुराने जमाने में जब मैं छोटा था हमको घर वाले बोलते थे कि लड़की का हाथ नहीं पकड़ना है, बिकॉज हाथ पकड़ने से मिसकंसेप्शंस होती है। तो हमको अपने बच्चों को ये चीज समझानी है बेटा कि भैया भूत वूत कुछ नहीं होता, भूत की वजह से बच्चा टेढ़ा बेड़ा नहीं, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। आप समझ रहे हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठने से बेटा नहीं हो सकता है बेटा, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की वजह से। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस, ये सारे मिथ्स बेटा हमें बच्चों के दिमाग से क्या करने शाबाश। और एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो आगे पढ़ेंगे हम बेटा, कि लड़का पैदा होता है लड़की की वजह से। आप तो बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि अगर किसी घर में बेटी बार बार पैदा हो रही है तो हम दोष किसको देते हैं, हम इल्जाम किस पे लगाते हैं, लड़की पे या जो बहू होती है बेटा। लेकिन एक्चुअल में गलती किसकी है, तो ये भी तो मिसकंसेप्शन है ना। आप समझ रहे हो। तो हमें बच्चों को ये सारे मिसकंसेप्शन से, ये सारे मिथ से क्या करना है, अवेयर करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली सेक्स एजुकेशन में जो हम नॉलेज देंगे बेटा वो क्या होगा शाबाश, जल्दी जल्दी, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। अरे याद रहेगा कि नहीं, किसके रिलेटेड शाबाश, मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू सेक्स बेटा।
ये क्लियर हुआ? या सेक्सुअल एस्पेक्ट्स भी आप लिख सकते हो। ये क्लियर हुआ ना? दूसरा बेटा, हमने बच्चों को इस चीज में नॉलेज दिया, ठीक है ना, किस चीज के रिलेटेड बेटा? कॉन्ट्रासेप्शन के रिलेटेड। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं बेटा? क्लियर है ना? कॉन्ट्रासेप्शंस क्यों यूज किए जाते हैं, कॉन्ट्रासेप्शंस किस किस तरीके के होते हैं, ये सारी नॉलेज हम किस में देते हैं बेटा? शायद सेक्स एजुकेशन में देते हैं। क्लियर है ना? इसके अलावा इसके अलावा बेटा हमने क्या किया, हमने बच्चों को अवेयर कराया बेटा इसके अंदर कॉन्ट्रासेप्शंस के अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है जिनको हम बोलते हैं STDs बेटा। पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। हमने बच्चों को समझाया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, ये कैसे फैलती है बेटा, या हाथ पकड़ने से फैलती कि नहीं फैलती, गले लगाने से, सेम खाना खाने से फैलती है कि नहीं फैलती। होता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम एड्स पेशेंट के साथ खाना खाएंगे हमको भी एड्स होगा, जिस पानी में वो नहा रहा अगर हम उधर नहाएंगे हम, ऐसा तो ये सब मिसकंसेप्शन है ना। तो हमने बच्चों को इस चीज का भी नॉलेज दिया बेटा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इसके अलावा ठीक है, जो बड़ा कॉमनली आज नर्सरी स्कूल्स में चलता है बेटा, हमने बच्चों को सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है ना, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स या सेक्स रिलेटेड अब्यूज जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में समझाया। जैसे आजकल आपको पता होगा स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है बैड टच क्या होता है एंड गुड टच क्या होता है। पहले पहले ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये हम समझा क्यों रहे? बिकॉज हमारे छोटे बच्चों के साथ बेटा, ठीक है ना, क्या होता है, सेक्स क्राइम्स होते हैं या सेक्स एब्यूज होते हैं, जो उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लेकिन अगर हम बच्चे को शुरुआत से समझाएंगे कि अच्छा टच का मतलब क्या है, बुरा टच का मतलब क्या, अगर उसको कोई इंसान या कोई फैमिली मेंबर गंदी तरीके से टच कर रहा है, एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन किसको दे सकता है? अपने माँ बाप को दे सकता है, अपने पेरेंट्स को, या अपने स्कूल टीचर्स को दे सकता है। तो हमने ये चीज भी क्या करी बेटा, कंप्लीट करी किसके अंदर शाबाश? डिसमेंटेशन ऑफ अवेयरनेस बेटा। अरे समझ आया? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ आया ना? तो ये सारी चीजें जो है बेटा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सुनना ध्यान से, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, जो हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं किन के पास शाबाश? पेरेंट्स के पास। समझ आया ना? ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इन सारे लोगों के पास बेटा हमने दो बड़े मीडियम्स को यूज किया। क्लियर है? हमने दो बड़े मीडियम्स को यूज किया बेटा। क्लियर है ना? तो पहला मीडियम इन दोनों के द्वारा, ठीक है ना, जो यूज किया गया बेटा वो था, वेरी गुड बेटा, प्रिंट मीडिया। क्लियर हुआ? और दूसरा जो था बेटा वो था शाबाश ऑडियो विजुअल बेटा। क्लियर हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट अवेयरनेस बेटा। खत्म हो गया अवेयरनेस। याद रह गया? एक बार रिपीट कर दो फटाफट से, अवेयरनेस में क्या क्या याद रखोगे जल्दी जल्दी। अवेयरनेस का मतलब है आरसीएच प्रोग्राम के अंदर हम स्प्रेड करना चाहते हैं किस चीज को? इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स बेटा टू, समझ आया, टू पेरेंट्स, टीचर्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड, समझ आया ना? और ये सारा प्रोसेस जो है बेटा ये हमने दो लोगों को सौंप दिया। कौन कौन? गवर्नमेंट एंड, और इन्होंने आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाया दो मीडियम्स के द्वारा। कौन कौन? और इंफॉर्मेशन में मेजरली क्या पहुंचाया बेटा शाबाश? मिसकंसेप्शंस खत्म करनी है, मिथ्स खत्म करनी है, एसटीडीज डैश 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 एंड डैश। समझ आया? तो ये सारा का सारा पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर? अवेयरनेस। समझ आया कि नहीं समझ आया? आगे बढ़े तो पढ़ लेते इसको। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पहला फटाफट से पढ़ लो अब जल्दी जल्दी, क्या लिखा है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड गवर्नमेंट एंड हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द अबाउट रिलेट। समझ आया? तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है बेटा इस पैराग्राफ में? तो एक तो आप याद रखेंगे बेटा अवेयरनेस में हमने यूज किया, ठीक है, जो जो मैंने रेड में हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, और यूज किसके थ्रू किया है? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया। आगे बेटा, अच्छा ये भी याद रखना किसके रिलेटेड बात हो रही है, ये भी पूछा जा सकता है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब ये इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं किसको दे रहे हैं? हमारा प्राइमरी कस्टमर कौन है, हमारा प्राइमरी टारगेट कौन है बेटा, ठीक है ना। अमोंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, तो किसको पकड़ा हमने? पेरेंट्स को, शाबाश, क्लोज रिलेटिव्स को, टीचर्स को एंड फ्रेंड्स को बेटा। ये समझ आया? आगे बढ़ते। ऑल्सो हैव ए मेजर रोल इन, समझ आया? यहां तक क्लियर है? अब इनको क्या बोला हमने बेटा वो जरा नीचे देख लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ should also be encouraged to provide right information to the so as to discourage children from believing in myths। क्लियर? जैसे एक मिथ कॉमनली मैंने बोला बेटा एंड बेटी का पैदा होना, दूसरा कॉमन मिथ जो आगे हम पढ़ने वाले बेटा दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन,
जैसे बहुत सारी फैमिलीज के अंदर आपने देखा, मैंने वो मूवी का नाम भी लास्ट टाइम बोला था कि अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसको खाना खाने भी नहीं देते, एक जगह बैठने भी नहीं देते, इसकी वजह से उसमें मेंटल डिप्रेशन बढ़ता है ना। तो ये सारे मिथ्स हमें क्या करने बेटा, खत्म करने। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट, समझ आया ना बेटा। इसके अलावा प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसके अलग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं मेल फीमेल के, इसके अलावा एडोलसेंस क्या होते हैं, एडोलसेंस में क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे आप माशाल्लाह मेडिकल के बच्चे हो, आपको थोड़ा थोड़ा तो चलो आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें स्प्रेड है, बट मेडिकल स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा सा पता चलता है कि मतलब मेरी बॉडी क्यों बदल रही है, मेरी वॉइस बारी क्यों हो रही है, फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ। लेकिन अगर जो बच्चा आर्ट्स का है या इलिटरेट है, मतलब जिसने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी, जब इसकी बॉडी में अचानक से ये सारे बदलाव आएंगे, जब ऐसी फीमेल के अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होगी, तो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है ना। बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है जो बाकियों के साथ। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे को, चाहे वो लिटरेट है, इलिटरेट है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है कि एडोलसेंस क्या है और एडोलसेंस में बॉडी में क्या क्या बदलाव, जल्दी क्या क्या बदलाव आते। और बदलाव आना कोई गंदी बात, बदलाव आना अच्छी बात है। जैसे एडोलसेंस का एक बड़ा बदलाव बेटा, पिंपल्स निकलना शुरू होता है, चाहे बॉयज हैं गर्ल्स, और बहुत सारे लोग फिर अलग अलग डॉक्टर को घूमना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डॉक्टर की दवाई आपको कुछ भी, दे विल रिमेन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे। और हम अपनी शक्ल को खराब करते हैं उन पिंपल्स को फोड़ के, नई नई दवाएं लगा के, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, या हमारे चेहरे पे क्या होता है, धब्बे लग जाते हैं, स्कार्स लग जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे बच्चे को नॉलेज होगा कि सर यहाँ दवाई नहीं चलेगा, एडोलसेंस का कमाल है या हार्मोन्स का कमाल है, ये कुछ समय रहेगा, कुछ बाद, तो वो बच्चा कभी भी बेटा इस चीज से नहीं गुजरेगा। आप समझ रहे हो ना। तो ये मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, ये चैप्टर ना नीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, पर्सनल लाइफ के लिए बेटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड चेंज शबाश। इसके अलावा सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस बेटा, ठीक है। सेफ सेक्स का मतलब क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने आपको अभी बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका मतलब क्या है कि जो एक बंदे से दूसरे बंदे में जाएगा थ्रू सेक्सुअल। लेकिन सेफ सेक्स का मतलब क्या है, सेफ सेक्स का मतलब है कि अगर कोई फीमेल या मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं बट दे आर यूजिंग बैरियर मेथड, फॉर एग्जांपल कंडम्स, फॉर एग्जांपल फेविडोम्स, फॉर एग्जांपल वॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल डायफ्राम्स, आगे पढ़ाऊंगा सारे बेटा। तो ऐसी सेक्सुअल प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है, सेफ सेक्स बोला जाता है। समझ आया ना। या फॉर एग्जांपल बेटा कोई फीमेल ऐसी है उसका एज बहुत कम है, ठीक है ना, एंड समवन इज फोर्सिंग हर और हिम फॉर दिस प्रैक्टिस बेटा, लेकिन उसको पता है कि कम एज होने की वजह से कल को क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, या इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो अगर इस फीमेल को मैं पहले ही समझाऊं कि कौन सा एज सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सही है, कौन सा नहीं है बेटा, तो ऐसी एज को हम क्या बोलेंगे, ऐसी प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे, सेफ सेक्स प्रैक्टिस बोलेंगे बेटा। ये क्लियर हो रहा है क्या बता रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, इनके बारे में नॉलेज दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स, एड्स इज एसटीडी, हम आगे पढ़ेंगे अलग से। क्लियर है बेटा। आगे वुड हेल्प स्पेशली दोज इन द, समझ आया। तो आरसीएच ने एक बहुत बड़ा काम किया बेटा, मेरे को अभी भी याद है, अब तो नॉर्मल हो चुका है। पहले ज़माने में जब कंडम्स के ऐड आते थे टीवी पे, मेरे को अभी भी याद है, घर वाले टीवी की चैनल चेंज कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा, तो आप समझ सकते हो कि मेंटलिटी में कितना फर्क आया है बेटा। बिकॉज पहले इसको समझा जाता पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन आजकल लोगों में इंफॉर्मेशन या नॉलेज या एजुकेशन द्वारा ये चीज़ बोली गई कि भाई ये कोई अलग गलत बात, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी बेटा। बिकॉज यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम सोसाइटी को क्या कर सकते हैं, एसटीडी से, एड्स से, आप समझे ना, हर्पीज से, ऐसी बीमारियों से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं बेटा। तो इसमें कोई शेम या कोई टैबू जैसी चीज़ नहीं है बेटा। ये क्लियर है ना बेटा। आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े। तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना। चलिए अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने ऐड किया, उसको ज़रा सुनो आप ध्यान से। अब मैंने आपको बोला अवेयरनेस के बारे में, आई होप अवेयरनेस एकदम क्लियर हो गई है ना। अब मैं आपके सामने 3 लोग रखता हूँ, ठीक है ना, 3 सेट ऑफ पीपल रख देता हूँ। आपको मेरे को बोलना है कि इन 3 ऑफ सेट में ये जो अभी भी आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी सबसे ज़्यादा बेटर देना किसको है बेटा, ठीक है। एक सेट ऑफ इंडिविजुअल ऐसे जिनका एज 3 साल से 10 साल का है, ठीक है ना, 3 साल से 10 साल, सेट नंबर 1। सेट नंबर 2 जो लड़का लड़की है इनका एज है 16 साल से 25 साल, 16 ईयर्स टू 25 ईयर्स, ठीक है ना। तीसरा सेटअप इंडिविजुअल जो है उनका एज है 25 से 40-50 साल, ठीक है बेटा। तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन आपने यहां पढ़ी ये जो इंफॉर्मेशन आपने यहां पढ़ी ना, तो आप एक मान के चले आरसीएच के एक एम्प्लॉय है, आपको बोला गया सर आपके पास ये 3 सेटअप लोग बैठे हैं,
ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है इन 3 लोगों को, लेकिन सबसे पहले आपके हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन किसको देनी चाहिए? छोटे बच्चे को जो ऑलरेडी निकल चुका है बेटा, जो बुढ़ापे में चला गया उसको, या उन लोगों को जो मैरिजेबल एज में है बेटा? क्यों? समझ रहे हो ना? रीजन फर्स्ट, बिकॉज मैरिजेबल एज के लोग की सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। मैरिजेबल लोग के एज अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और सेफ सेक्स नहीं कर रहे हैं तो चांस ऑफ एसटीडी भी। समझ रहे हो ना? मैरिजेबल लोग जो हैं बेटा, इन्हीं के अंदर बॉडी में सबसे ज्यादा बदलाव आएंगे बेटा, तो सबसे ज्यादा बदलाव आने की वजह से बेटा सबसे ज्यादा टेंशन में भी यही जाएंगे। मैरिजेबल लोग के अंदर ही बच्चा होने की टेंडेंसी है या फीमेल प्रेग्नेंट होने की टेंडेंसी है, तो प्रेगनेंसी में जो चीजें चाहिए बेटा, अच्छी बुरी बेटा, वो इनको पता होनी चाहिए। इसी एज के ग्रुप बच्चे को जन्म भी दे सकते हैं, मतलब इन्हीं के एज के ग्रुप के बच्चे को पैदा भी कर सकते हैं बेटा। तो जब बच्चा पैदा होगा, पैदा होने के बाद बच्चे को क्या करना है, माँ को क्या करना है, किन का क्या ख्याल रखना है, वो इसी एज ग्रुप को में इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? तो आरसीएच के अंदर हमने सबसे पहले क्या, ये सुना ध्यान से, सबसे पहले हमने ये सारी चीजें करी और हमने हर सेट ऑफ इंडिविजुअल को जो बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है बेटा उनको इंक्लूड कर दिया। लेकिन उसके बाद आरसीएच ने एक जबरदस्त काम किया, उन्होंने बोला सर पेरेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन गया, टीचर के पास भी गया, आप समझ में क्या बता रहा हूँ, क्लोज रिलेटिव्स के पास भी गया, ये तो सब आसपास के लोग हैं ना, लेकिन जो बीच में बंदे खड़े हैं जिनको शादी करनी है या जो आने वाले समय में शादी करेंगे, उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन। तो अब हम इन सारे स्फीयर्स को, लोग जो स्फीयर में लोग बैठे हैं, इन सारे स्फीयर वाले लोगों के बाद जिनको ऊपर हम अब फोकस करेंगे, जिनको अब ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो सारे लोग होंगे जो किस एज में है, मैरिजेबल एज में है बेटा। नहीं समझा मैंने क्या बोला? सो मतलब जितना इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एग्जाम्पल, जैसे बार मेरी शादी हुई है, जितना इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन मेरे मदर फादर भाई बहन रिलेटिव्स को देना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए? समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आरसीएस से आया, वो मेरे मम्मी पापा को समझा रहा है, वो मेरे भाई बहन रिश्तेदारों को समझा रहा है, इट इज बेटर ना कि वो सीधे मेरे को समझाए। लेकिन हम दोनों में से किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं भाई बस इसी को इन्फॉर्मेशन देंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, नहीं, उनको भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? दैट एज ग्रुप जिनकी क्या होने वाली है बेटा, शादी होने वाली। नहीं समझा मैंने क्या बोला? अब ये जो मैरिजेबल ग्रुप ऑफ पीपल है जिनकी शादी होने वाली है, इनको हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया उसको जरा प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। ये इनकी शादी होने वाली है, ये दूल्हा है और ये दुल्हन है बेटा, ठीक है ना? ये सुनना ध्यान से। इनको हमने पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया? हमने इनको इन्फॉर्मेशन दिया किसके बारे में? शबाश, किसके बारे में? शबाश, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरत कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की किन को है? जल्दी, इन्हीं को है ना भाई? ये क्लियर है? बच्चे को तो नहीं चाहिए, बूढ़े को तो नहीं चाहिए, किन को चाहिए? जिनकी शादी होने वाली है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के सारे तरीके अलग अलग, बेरियर मेथड ले लो, टेम्परेरी ले लो, टर्मिनेशन ले लो, समझाना, वो सब हमने इनको समझाना शुरू कर दिया। क्लियर है? किस प्रोग्राम के अंदर? आरसीएच के अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर। ये बात समझ आई? पहली बात। दूसरी बात, अब मान लो इनकी शादी हो चुकी है, ठीक है ना? शादी हुई, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में कोई आइडिया वाइडिया, तो ऑटोमेटिकली फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, हुई कि नहीं बेटा? अब अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, सुनना ध्यान से, अब अगर फीमेल प्रेग्नेंट है बेटा, तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे, आरसीएच के एम्प्लॉयज क्या करेंगे, वो इस कपल को इन्फॉर्मेशन देंगे कि सर अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, समझ, या अगर ये कपल प्रेग्नेंट है तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या करना है और क्या क्या, यानी इन्फॉर्मेशन हमने दिया बेटा। बच्चे के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या जरूरी है, माँ के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जरूरी क्या है, आप समझ रहे हो ना? माँ को क्या चीजें खिलानी है, क्या नहीं खिलानी है, कौन सी दवाइयाँ देनी है, कौन सी, ये सब कुछ बेटा हमने बोला किसको? शबाश, इस कपल को। ये समझ आया ना? और इस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं प्री नेटल बेटा। क्या बोलते हैं शबाश? बच्चा होने से पहले बेटा, प्री नेटल। अरे समझ आया कि नहीं समझ आया? तो हमने इंफॉर्मेशन प्री नेटल चीजों के बारे में दे दिया बेटा। क्लियर है क्या बता रहा हूं मैं? अब कॉन्ट्रासेप्शन पता नहीं था, फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो हमने पूरा समझा दिया फीमेल को बेटा। अब फीमेल प्रेग्नेंट रहेंगी 9 महीने, 9 महीने बाद कौन पैदा हुआ? बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा होने के बाद जो चीजें फीमेल पहले कर रही थी, ऑफकोर्स वो उसके बाद नहीं चलेंगी। जो दवाइयां पहले मना की गई थी शायद बाद में खानी पड़े, जो चीजें पहले खाने को बोली गई थी शायद बाद में वो खाने को, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ना? तो हमने बच्चा पैदा होने के बाद इसी कपल को अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया? पोस्ट नेटल बेटा। हमने बोला बच्चे के लिए क्या जरूरी है, बच्चे को क्या खिलाना है, बच्चे को कितना पानी देना है, बच्चे को कौन सा खाना देना है, बच्चे को कौन कौन सी इंजेक्शन लगवानी है, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स, अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट बेटा, ठीक है? ये सारा इन्फॉर्मेशन किस में आता है? इट कम्स अंडर जले पोस्ट नेटल इन्फॉर्मेशन बेटा। अरे क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट मिल्क इज मेड अप ऑफ 80%, तो ज्यादा दूध पिलाना अच्छी बात, बिकॉज जब ज्यादा दूध पिलाएगा तो क्या होगा? इंटॉक्सिकेशन। याद है मैंने पढ़ाया था वाटर इंटॉक्सिकेशन, कब पढ़ाया था? एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा।
याद है मैंने बोला था 28 लीटर से ज़्यादा पानी दुनिया का कोई इंसान पी नहीं सकता है। या अगर 28.1 पिएगा तो उसी समय मर जाएगा, भाई उसके दिमाग की नसें क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो बच्चे के लिए भी तो एप्लीकेबल है ना। अरे क्लियर है, बच्चे के लिए बेटा माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अरे क्लियर है, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो मैरिजेबल ग्रुप को हम स्पेसिफिक चीज़ें समझा रहे हैं। मैरिजेबल ग्रुप को हमने सबसे पहले समझाया बच्चा करो मत, तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करो। मान लो उन्होंने नहीं यूज़ किया तो प्रेग्नेंट हो गया, तो हम फिर हमने समझाया अगर आप प्रेग्नेंट हो चुके हो तो क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है बेटा। प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हो, फिर हमने बोला माँ को क्या करना है और बच्चे को क्या करना है बेटा। अरे समझ लो क्या बता रहा मैं। अब बच्चा पैदा हुआ, आप सबको पता है बेटा बच्चे के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है बेटा, शाबाश, माँ का दूध है बेटा। पढ़ा है ना मैंने, हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था, मिल्क। जिस मिल्क को हम क्या बोलते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ शाबाश, द मिल्क इज कॉल्ड एज, अरे जल्दी जल्दी, द मिल्क इज कॉल्ड एज कॉलस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लास्ट चैप्टर तो यही था। तो हम माँ को फोर्स करेंगे या माँ को बेटा थ्रू नॉलेज बेटा हम मोटिवेट करेंगे कि आपको शुरुआत वाले 6 महीने बच्चे को क्या पिलाना है, अपना ही दूध पिलाना है, अप टू 6 मंथ्स बेटा, याद रखना है, अप टू 6 मंथ्स। ये क्लियर है, माँ को दूध पिलाना। तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस समझा दिया। क्लियर हो रहा है। ये सारी चीजें किस में चल रही है, अवेयरनेस ऑफ RCH में बेटा। किसके लिए, एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, जिस स्पेसिफिक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं सुभाष, मैरिजेबल एज ग्रुप बोलते हैं बेटा। अरे क्लियर है ना, ये कौन सा ग्रुप है सुभाष, मैरिजेबल एज ग्रुप बेटा। और ये भी इंडिया में चल रहा है, आपको पता है। मतलब हमारा जब शादी हुआ, हमने जिस जगह पे मतलब अपना लिखा था ना कोर्ट वोट में, हमारे पास भी कॉल्स आते रहते हैं डॉक्टर्स के या अलग अलग लोगों के बेटा, और वो इन्हीं से रिलेटेड है। आप समझ रहे हो, जब भी आप शादी करोगे आपके फ़ोन पे भी कॉल आएगा, शादी हो गई मुबारक, अब ये करना है अब वो करना है, डैश एंड डैश, बिकॉज ये गवर्नमेंट का काम है बेटा। अंडरस्टैंडिंग ना, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। तो मैरिजेबल एज ग्रुप को बेटा हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, प्री नेटल, पोस्ट नेटल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। समझ आया। अब देखो लास्ट पे ज़बरदस्त चीज़ क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। अब सारा कुछ हो गया, दूध भी सही से पिलाया गया, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। अब अल्लाह ना करे बेटा फैमिली ऐसी है, मतलब फैमिली का माइंडसेट ऐसा है, वो बच्चे को, बेटे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ऐसा होता है, मैंने बाहर भी देखा है, जब बेटा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, ठीक है। बाद में वो चोरी निकले, नालायक ही निकले, गधा ही निकले बेटा, बट मिठाई बढ़ जाते हैं। लेकिन बेटी जब पैदा होती है ना, तो मतलब लोग उसको पता नहीं, मतलब थोड़ा आप समझ रहे हो ना। और फिर वो बेटी फ्यूचर में IAS ऑफिसर ही क्यों ना बने, बड़ी डॉक्टरी, बट घर वाले शुरुआत में खुश, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है बेटा, हम मैरिजेबल एज ग्रुप को बेटा बच्चा पैदा होने से पहले मोटिवेशन के द्वारा, समझाने के द्वारा ये समझा देते हैं कि सर जितना आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है ना, उतना आप समझ रहे हो, या जितना सोसाइटी के लिए एक मेल का होना इंपॉर्टेंट है उतना ही, समझा। इसको हम जेंडर इक्वलिटी बोलते हैं बेटा। क्लियर है। बिकॉज अगर हम बेटी पैदा होने से पहले ही ऐसे माँ बाप जिनके दिमाग में लग रहा है कि बेटी कुछ है नहीं बेटा, उनको पहले ही समझा के रखेंगे कि बेटी भी इंपॉर्टेंट है, और कल को अगर बेटी इंपॉर्टेंट हो गई तो ऐसे फीमेल के फिटिसाइड को, ऐसे फीमेल के मारने को हम क्या कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि बेटी पैदा होती है, रात को बेटी को मार देते हैं, या बेटी पेट में ही है बेटा, आगे मैं एक टेक्निक पढ़ाऊंगा आपको, एमाइनोसेंटेसिस बेटा, उसको पहले ही अबॉर्ट करवाते हैं। लेकिन अगर हम आप जैसे बच्चों को, मतलब जो भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं बेटा, आपके दिमाग में इस चीज़ को हम क्लियर करें कि सर जितना इंपॉर्टेंट बेटा है उतनी कल को आप बड़े हो जाओगे, आपकी भी इंशाल्लाह कभी ना कभी शादी होगी, और आपके दिमाग में किसी घर वाले ने या किसी रिलेटिव ने ऐसा डाल दिया भाई बेटी है आपकी, हटा दो इसको, तो आप मानोगे क्या, नहीं मानोगे बेटा। बिकॉज यू एक्चुअली नो कि जेंडर अल्लाह ने दोनों को क्या किया, बराबर का पैदा किया है बेटा। जितना बाप के लिए बेटी इंपॉर्टेंट है, उतना माँ बाप के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर। समझ आया ना। तो हम जेंडर इक्वलिटी में क्या समझाएंगे, माँ बाप को बोलेंगे कि घर में दोनों को बराबर हुकूक देने, स्कूल वालों को बोलेंगे दोनों को बराबर हुकूक देने, सोसाइटी को बोलेंगे, समझा, और ओवरऑल स्टेट को बोलेंगे, और स्टेट को बोलेंगे तो कंट्री को भी बोलेंगे, कंट्री को बोलेंगे तो पूरी दुनिया को बोलेंगे बेटा। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होगी, एक सिंगल शुभाष ग्रुप ऑफ कपल या पेरेंट्स से होगी बेटा, जिनका दिमाग हम ठीक करेंगे। ये क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए स्पेसिफिक है, फॉर मैरिजेबल एज ग्रुप बेटा। अरे क्लियर हुआ, ये समझ आया। इसके अलावा सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आगे बढ़े हम, तो पढ़ लो फटाफट से क्या लिखा है, जल्दी जल्दी। एजुकेट पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन, तो ये दोनों याद रखना बेटा, ठीक है। फर्टाइल कपल्स मतलब जो बच्चा पैदा कर सकते हैं, एंड मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन बेटा।
समझ आया। नेक्स्ट, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स बेटा, कौन सा, प्रीनेटल बेटा, समझ आया। नेक्स्ट, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड, बच्चा पैदा होने का माँ एंड बाप को केयर करना है, बच्चे को केयर करना है बेटा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ, नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड मतलब जेंडर इक्वलिटी बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा, मतलब हम इनको ये भी समझाएंगे ज्यादा बच्चे पैदा, बिकॉज ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं बेटा, क्लियर है ना। इसके अलावा सोशल लेवल्स लाइक, समझ आया, नीचे पढ़ लो बेटा। अवेयरनेस ऑफ नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक नेसेसरी टू प्रिवेंट एंड देयर बाय बिल्ड ए, समझ आया, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो क्या याद रखा आपने यहां तक अवेयरनेस के बारे में बेटा, फिर मैं आगे बताता हूं, शुरुआत से बताओ। अवेयरनेस का मतलब है हमें आरसीएच में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए चीजें हैं वो लोगों तक अब पहुंचाने के लिए हम सर डायरेक्टली तो नहीं जा सकते बेटा, हमने दो बड़े ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया, वेरी गुड, ठीक है। और उन्होंने बेटा ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया दो माध्यम के द्वारा, दो मीडियम के द्वारा, क्या क्या, वेरी गुड, ठीक है। और पहुंचाया किन के पास, टीचर्स के पास, पेरेंट्स के पास, क्लोज रिलेटिव्स के पास एंड फ्रेंड्स के पास। लेकिन टीचर को हमने ज्यादा रोल दिया इस प्रोसेस में बेटा, रीजन क्या है, बिकॉज हमने टीचर को डाला किसमें, सेक्स एजुकेशन में, और सेक्स एजुकेशन के द्वारा टीचर ने बच्चों को इंफॉर्मेशन दिया बेटा किसके रिलेटेड, वेरी गुड, और सेक्स क्राइम्स एंड सेक्स अब्यूज एंड मिसकंसेप्शंस एंड मैथ्स बेटा, अरे क्लियर हुआ। लेकिन इन दिस प्रोसेस जो अभी तक हुई बेटा, हमने हर एज ग्रुप को इन्वॉल्व किया, समझ रहे हैं, बिकॉज पेरेंट बड़े एज ग्रुप का, टीचर किसी भी एज ग्रुप का, क्लियर है, फ्रेंड्स आपके जैसे बेटा लोअर एज ग्रुप के। लेकिन हम इस चीज को मोर सक्सेसफुल बनाने के लिए पर्टिकुलरली बेटा फोकस करके, समझ आया ना, या फर्टाइल कपल्स, ये क्लियर, मतलब जिनके पास बच्चा पैदा करने की टेंडेंसी है बेटा, क्लियर है ना बेटा। अब इनको हमने इंफॉर्मेशन किस चीज का दिया, कॉन्ट्रासेप्शन का, बच्चा पहले होने से पहले, प्रीनेटल, बाद में पोस्टनेटल, क्लियर है ना, ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अलावा सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एंड अब्यूजेस एंड जेंडर इक्वलिटी एंड मोर पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा, क्लियर हो गया। ये सब समझ आया कि नहीं समझ आया। अब इसको जरा दूसरे एंगल में सुनो बेटा, ठीक है। पीडब्ल्यू एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि बेटा हमारे पास बच्चे आए, मतलब एडमिशन बच्चे हमारे पास ले, और हमने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, ठीक है, ऐसे इसको समझो, हमने बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराने के लिए क्या किया, मार्केटिंग किया, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या लगते हैं ना वो आप समझ रहे हो बेटा। तो गांव का कोई बच्चा जो कुपवारा में बैठा था, जो शुपियन में बैठा था, मतलब दूर दराज इलाकों में, जब उन्होंने पोस्टर देखा और इसने पोस्टर उठाया और वहां पे लिखा है अच्छा सेक्स एजुकेशन भी दे देंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल सेक्स एजुकेशन भी दे देंगे, कॉन्ट्रासेप्शन भी समझा देंगे, ठीक है, हेल्प भी करेंगे, अगर दो बच्चे रखेंगे तो पैसे भी दे देंगे, मतलब ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, क्लियर है ना। जैसे आपने पढ़ा बेटा कि मतलब रिकॉर्डिंग मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, एसी लगाया क्लास में, गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, ये सारी चीज ना, अच्छे टीचर है, डैश एंड डैश एंड डैश, फाइनली आपने यहाँ एडमिशन लिया। ये सुनना ध्यान से बेटा। तो जब आप गाँव से उतरोगे, ठीक है ना, बागात की गाड़ी लोगे, हमारे गेट पे पहुंच जाओगे, गेट से अंदर आओगे बेटा, क्या करने के लिए, क्यों, बिकॉज आपको हमने एडमिशन लेने से पहले क्या किया है बेटा, डेसमेंट किया है, किससे, इंफॉर्मेशन से, अवेयरनेस से, रिलेटेड टू, चले रिलेटेड टू, क्लियर है बेटा। जैसे बिल्डिंग में अंदर आए, इमेजिन कर लो फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए आप क्लास में है, वहां आपको बोर्ड नहीं दिख रहा, कैमरा नहीं दिख रहा, आप क्लास में बैठे, वहां आपको टीचर नहीं दिख रहा, आप समझ रहे हो ना। आप सर्दी में आए बेटा, आपको एसी का कोई गर्मी वर्मी हवा नहीं मिल रहा है, गर्मी में आए तो सर्दी नहीं में, बेंच नहीं मिल रहे बेटा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का कोई मतलब, कोई मकसद निकला, जल्दी निकला क्या, नहीं निकला बेटा, अरे समझ रहे हो ना। सो जो चीजें अभी तक मैंने आपको बोली, अगर मैं चाहता हूं कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो, वो सक्सेसफुली लोगों तक पहुंचे, वो सक्सेसफुली लोग उसको यूज करना शुरू करें, लोग ये सारी चीजें मानना शुरू करें बेटा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसको इंप्लीमेंट करना या प्रैक्टिस करना बेटा, वेरी गुड, ये क्लियर हुआ। अब इंप्लीमेंटेशन है प्रैक्टिस कराने के लिए, लोगों को बेटा एक्चुअल में दिखाना कि सर जो गवर्नमेंट आपके लिए करना चाहती है वो सच है, वो झूठ, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है बेटा, क्लियर है। और इंप्लीमेंटेशन में सुनो ध्यान से, लिखो मत बेटा, इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, जिस गांव की औरत को हमने बोला है कि हम आपको हेल्प करेंगे,
जिस गांव के कपल को हमने बोला है हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स दिखाएंगे, हम आपको इधर से दवाइयाँ देंगे या कंडम्स दे देंगे या मतलब बहुत सारी चीज़ें दे देंगे, ठीक है ना। जब ये कपल हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, चाहे वो गांव का हॉस्पिटल हो, चाहे वो शहर का हॉस्पिटल हो या डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल हो, इमेजिन कर लो कि उस डिस्ट्रिक्ट वाले हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं। मतलब आपने एक कपल को समझाने के लिए 2 महीने लगाए, कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, बच्चे कम रखो, फाइनली वो मान गया और वो आपके पास हेल्प लेने आया कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। मान लो वो सर्जरी कराने आया, पर वो बोल रहा है मेरी वेसेक्टोमी कराओ, मेरी ट्यूबेक्टोमी कर, मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। या वो आपसे मांग रहा है बेटा कंडम्स, या वो आपसे मांग रहा है कॉन्ट्रासेप्शन की पिल्स, और आपके हॉस्पिटल में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है बेटा, तो इस सारी मेहनत का कोई फायदा निकला। बात समझ रहे हो ना। तो स्ट्रेटजीज के अवेयरनेस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो इंप्लीमेंटेशन आता है, और इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिस हॉस्पिटल के बारे में हम गांव गांव जाके लोगों को बोले हैं ना बेटा यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, जब वो लोग उस हॉस्पिटल को विजिट करें, वहाँ पे वो सारी मशीन्स होनी चाहिए, वहाँ पे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, वहाँ पे वो सारी दवाइयाँ होनी चाहिए, वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ नर्स होनी चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे आप सब लोग लगभग गाँव से हो बेटा, गाँव में हर जगह हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर कभी दिखता नहीं है, खाली नर्स वर्स होती है। जो कंपाउंडर है वही डॉक्टर बन चुका है बेटा, क्लियर है ना। किसी को पेट का दर्द हो रहा है उसको दांत वाला इलाज कर रहा है, किसी को दांत का दर्द हो रहा है उसको गाय वाला इलाज कर रहा है। अरे है ऐसा कि नहीं? तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब क्या है? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि वहां पे गायनी का डॉक्टर होना चाहिए, वहां पे गेस्ट्रो का होना चाहिए, वहां का कार्डियो का होना चाहिए। आप समझ में क्या बता रहा हूं? वहां डेंटिस्ट अलग होना चाहिए, वहां यूरोजेनिटल अलग होना चाहिए, डैश एंड डैश। बिकॉज जब हम हॉस्पिटल के अंदर बेंच लगाएंगे, टेबल लगाएंगे, ऑपरेशन थिएटर लगाएंगे, उन सारी चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनको चलाने वाले लोगों का, जो ऑफकोर्स कौन होते हैं? वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेनर्स और डॉक्टर्स होते हैं। अरे समझ आया? तो इम्प्लीमेंटेशन इस सारी चीजों का तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होगा? वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड क्या होगा बेटा? स्टाफ होगा, जिसमें डॉक्टर भी होना चाहिए, जिसमें नर्स भी होना चाहिए बेटा। अरे समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? अब ये डॉक्टर एंड नर्स मिलकर क्या करेंगे? ये इन लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स यूज करना सिखाएंगे, ये इन लोगों के अबॉर्शंस में हेल्प करेंगे, ये लोगों को प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है उनमें हेल्प करेंगे। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इसलिए मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी फीमेल के अंदर बच्चा है, लेकिन उस बच्चे की वजह से फीमेल को खतरा है, माँ को खतरा है बेटा, तो वहाँ पे एफटीपी करना पड़ेगा बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करना पड़ेगा, शॉर्ट में अबॉर्शन करना पड़ेगा। वो अबॉर्शन रिलेटेड क्या करेगा? मदद करेगा। इमेजिन कर लो इस हॉस्पिटल में ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं बेटा। तो जो कपल दूर से इलाज कराने के लिए आया था, क्या वो दोबारा हमारी अवेयरनेस में बिलीव करेगा? नहीं करेगा बेटा। आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? ये क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें किस में आती है सुभाष? इंप्लीमेंटेशन। ये समझ आया? अब इंप्लीमेंटेशन में हमने और एक चीज पे फोकस किया, इसको जरा ध्यान से सुनना, फिर हम देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो इंप्लीमेंटेशन में सबसे पहले, वेरी गुड बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आएगा, एम्बुलेंस एवरीथिंग, ठीक है ना। उसके बाद वेल इक्विप्ड स्टाफ या ट्रेन डॉक्टर्स एंड नर्सेज बेटा, ये समझ आया ना। अब तीसरा जरा ध्यान से सुनना बेटा। अब जब हमने ये दोनों चीजों को गवर्नमेंट ने ठीक, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे आज से 20 साल पहले शायद आपके गांव में हॉस्पिटल था भी नहीं, लेकिन अभी डिस्पेंसरी तो होगा बेटा। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना शुरू कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज एज अ टीचर इंशाल्लाह आप डॉक्टर जब फ्यूचर में बनोगे ना, डॉक्टर बनने के बाद ना इंशाल्लाह जब आपको जॉब लगेगी, फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कहाँ काम करोगे, शहर में काम करोगे कि गाँव में काम करोगे। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स मैंने देखे, मेरे खुद के कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रेफर किसको करते हैं? ऐसा कभी नहीं करना है बेटा। आप समझ रहे हो ना? बिकॉज आपने डॉक्टरी पढ़ी थी किस लिए? यू बिकेम अ डॉक्टर बेटा, और डॉक्टर बनने के पीछे रीजन क्या था? यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द पीपल बेटा। और हम वो सर्विंग कहाँ करते हैं? शहर में। और रीजन क्या है बेटा? समझा? लेकिन बेचारा गांव वाला आपको कैश नहीं दे सकता है ना, हम उनको कभी भी इंपॉर्टेंस। और यही रीजन है कि गांव में फिर जो डॉक्टर पहुंचते हैं ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो डॉक्टर अच्छे नहीं है या वो सारे डॉक्टर अच्छे नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अच्छे, बिकॉज वो डॉक्टर्स होते हैं बेटा जिनको पता है कि हम शहर में नहीं चलेंगे, तो वो कहाँ बैठ जाते हैं बेटा। बात समझ रहे हो ना? तो गाँव को आप जैसे अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है बेटा। अरे क्लियर ना? एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब डॉक्टर बनने के बाद आपका माइंडसेट बेटा खाली पैसे का, एक्चुअल में किसका रहे? सोसाइटी को सर्व करने का रहे। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, अगर दुनिया में कोई सबसे बेस्ट नोबल जॉब है ना, टीचिंग के बाद बेटा वो क्या है? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इंशाल्लाह, जब आप डॉक्टर बनोगे, अगर आप मान लो कोई फैमिली फंक्शन चल रहा है, ठीक है, वहां पे पूछा है आप क्या हो, बोल रहा है इंजीनियर। आप क्या हो? आर्मी। आप क्या हो? आईएएस। आप क्या हो? पता ही नहीं। आप क्या हो? अगर आप बोलोगे ना मैं न्यूरो सर्जन हूँ,
मैं कार्डियो सर्जन हूँ। आप समझ रहे हो ना, गारंटी मार्क में वर्ड्स बेटा, आपकी तरफ हर एक बंदा शफकत और प्यार की नज़र से देखेगा। उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा रिश्वत, उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा धोखा, उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा बदतमीज। आप समझ रहे हो ना, उसके दिमाग में आएगा अच्छा, सुलझा हुआ, सॉफ्ट। आप समझ रहे हो ना, ये सब क्वालिटीज आपको अल्लाह ने दी है बेटा आपके नाम को। फिर आप वो क्वालिटीज अपने में लाते हो कि नहीं लाते हो, दैट इज अप टू यू बेटा। बट इस नाम के साथ लोगों को उम्मीद जुड़ी होती है बेटा, आपसे प्यार जुड़ा होता है, और वही प्यार की वजह से आपको हर बंदा क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है, इज्जत देता है बेटा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा नहीं है। बट यू आर द पीपल, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ बेटा, जहाँ पे भी पढ़ाया, यू आर द पीपल जो फ्यूचर है बेटा। यू आर द पीपल जो फ्यूचर में क्लिनिक्स पे बैठेंगे, यू आर द पीपल जो फ्यूचर में ऑपरेशन करेंगे, यू आर द पीपल जो फ्यूचर में किसी बच्चे, रोते हुए बच्चे को, रोती हुई माँ को, रोती हुई बेटी को बेटा उसका बाप वापस लौटाएंगे बेटा। आप समझ रहे, यू आर द पीपल जिसकी फैमिली ने मतलब छोड़ दिया कि सर अब हमसे कुछ, अब हमारा पापा मम्मी दादा दादी नहीं बचने वाले हैं। बट यू आर द पर्सन जो ऑपरेशन थिएटर से निकल के उनकी तरफ देखेगा और उनके गुड न्यूज़ दे देगा, सर आपके पापा ठीक है बेटा। आप क्लियर है ना। तो वो जो चीज़ है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैसा नहीं कमाना, दैट ऑफ कोर्स इज इंपॉर्टेंट बेटा, बट पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें कमाना। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आजकल ऐसा नहीं करते, बट होपफुली शायद आप लोग करोगे बेटा। तो मैं वापस आ रहा हूँ अभी अपने ऊपर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो सब क्लियर है ना बेटा। अब जरा नजर रखो ध्यान से। सो अब हमने हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, मशीनें वशीनें लगा दी, डॉक्टर भी अच्छा लाए और नर्सेज भी अच्छी लाई बेटा। अगर हम इस पॉइंट पर रुक जाएंगे बेटा, मतलब हमने इस पॉइंट पे आके बेटा सैचुरेशन दिखाया कि इसके आगे अब और कुछ, तो एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री बेटा, ये हमारी मेडिकल ग्रोथ के लिए या मेडिकल डिपार्टमेंट की ग्रोथ के लिए अच्छा है कि बुरा है? ये लोगों के लिए जिनको हम सर्व कर रहे हैं बेटा, ये अच्छा है कि बुरा है? जल्दी जल्दी शिवा, अच्छा है कि बुरा है बेटा? बिकॉज हर चीज के इंप्रूवमेंट के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं बेटा। हमने हॉस्पिटल बेटर कर दिए और बेटर करेंगे, हमने मशीन्स बेटर कर दी और बेटर कर, हमने डॉक्टर अच्छे लाए और अच्छे लाएंगे। समझ आया ना। तो ये चीज को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, सुनना ध्यान से। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्होंने एक अलग से एक विंग बनाया, जिस विंग को हम नाम देते हैं R&D विंग बेटा। क्या बोलते शिवाश? मतलब जल्दी जल्दी, रिसर्च एंड, समझ आया, दोनों साइड में बेटा। इंजीनियर्स को बोल दिया मशीन्स को और बेटर करना है, बिकॉज हमारे पास जो मशीन्स आती है वो कौन बनाते हैं, इंजीनियर लोग। उनको बोल दिया भाई मशीन्स और बेहतर से बेहतर बनाओ। और वेरी नियर इन द फ्यूचर बेटा एक समय आएगा जब हम लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे, ऑपरेशन किन से करवाएंगे, सीधे मशीन से करवाएंगे। ऐसा हो रहा है बेटा, इस पे काम चल रहा है, क्लियर है ना। वो पॉसिबल हुआ किसकी वजह से, R&D विंग की वजह से। खाली हमने मशीन्स को बेटर नहीं किया, हमने इन लोगों को, जो साइंटिस्ट यहाँ काम कर रहे थे, जो डॉक्टर यहाँ काम कर रहे थे बेटा। अच्छा, मैं और एक बात भी बोलूँगा, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, हम बड़े प्राउड से बोलते हैं ना कि अमेरिका के अंदर मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इंडिया के, बहुत प्राउडली बोलते हैं, और प्राउड होना भी चाहिए। लेकिन मैं इसको एक एंगल में प्राउड नहीं मानता हूँ बेटा। रीजन क्या है, ना 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 ना, वो तो है ही, वो तो है ही, अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एस्पेक्ट। बट ऐसा नहीं है ना बेटा कि अमेरिका का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। भाई अमेरिका के बच्चे भी तो डॉक्टर बनते होंगे, यूरोपियन नेशंस के जो बच्चे हैं वो भी तो डॉक्टर बनते होंगे, लेकिन वो हॉस्पिटल में दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते बेटा? बिकॉज दे प्रेफर रिसर्च आफ्टर क्वालिफाइंग MBBS बेटा। समझ आया ना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप MBBS इंशाल्लाह क्वालिफाई करोगे बेटा, MBBS क्वालिफाई करे, पूरी डिग्री खत्म कर दी ना, कोशिश करो बाहर जाने की, फॉरेन देश में जाने की। कहाँ पे? रिसर्च में जाने की बेटा। अरे क्लियर, नोबेल प्राइज इन्हीं लोगों को मिलता है बेटा। अरे क्लियर है, हमारा माइंडसेट लिमिटेड है। हम क्या करते हैं, MBBS बन गए और फिर पापा ने दुकान देख के रखी होती है, डॉक्टर बैठेगा, क्या समझ रहे हो ना, डॉक्टर उमर बैठेगा इधर, फीस 500 रुपये, इतने टाइम से इतने टाइम तक। उसके आगे हम सोचते नहीं है बेटा। जस्ट इमेजिन इट लाइक दिस, कल को आप एक MBBS डॉक्टर बने, आपने MS MD किया, उसके बाद आप रिसर्च में चले गए, आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी यूरोपियन नेशन में गए, और वहाँ पे आपने बेटा एक नई दवाई डिस्कवर करी, एक नई टेक्निक डिस्कवर करी। आप समझ रहे हो ना, एक नया बैक्टीरिया, वायरस का इलाज निकाला बेटा, तो वो कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो आप खाली कश्मीर के गांव वालों में से 2-3 लाख लोगों को हेल्प करोगे, लेकिन कल आपकी दवाई कितने लोगों को हेल्प करेगी, पूरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हेल्प करे, आने वाली जनरेशन को हेल्प करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम उतना सोचते नहीं है बेटा। क्लियर है? तो आप कोशिश करो, MBBS के बाद कहाँ जाना है, रिसर्च में जाना है। तो छोड़ देते इसको, मैं वापस आता हूँ। अब ये जो डॉक्टर यहाँ काम कर रहे थे बेटा, कौन, R&D विंग के अंदर, इनको हमने बोला कि सर ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, पूरा पस मंजर, पूरी इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता है। अब हमको यार थोड़ा सा हेल्प करो, फ्यूचर में आने वाले जो लोग हैं बेटा, उनके लिए कुछ नई दवाइयाँ बनाओ, उनके लिए कुछ नए मेडिसिन बनाओ, जो उन लोगों को, जो आने वाले लोग हैं, उनको सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में क्या करेंगे,
बिगाड़ देंगे कि मदद करेंगे? मदद करेंगे बेटा। अरे समझ आया ना। और कमाल हो गया इंडिया के अंदर बेटा, हुआ क्या, इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है बेटा, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना बेटा। इंस्टीट्यूशन का नाम है बेटा CDRI बेटा। क्या नाम है? ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रहेगा फुल फॉर्म क्या? सेंट्रल, ये एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ, जल्दी क्या फुल फॉर्म है, जल्दी जल्दी शाबाश। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और नीट में क्वेश्चन पूछा गया था ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये इंडिया की स्टेट में लखनऊ में पाया जाता है, याद रहेगा। तो ये इंस्टीट्यूशन कहाँ है, जल्दी जल्दी शाबाश, लखनऊ के अंदर है बेटा। अरे क्लियर है ना बेटा। अब इस CDRI ने क्या किया, इस CDRI ने एक कमाल कर दिया बेटा, इन्होंने वर्ल्ड के अंदर पहली बार, ठीक है ना, एक दवाई बनाई बेटा, जिस दवाई को हम नाम देते हैं, अरे समझ आया, जल्दी क्या बनाई इन्होंने बेटा। अब ये सहेली क्या करती है, ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये क्लियर है, ये प्लीज पहले याद रख लो। सहेली किसने बनाया बेटा, जल्दी जल्दी शायद। तो सहेली इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सहेली इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन बेटा, विच वॉज फॉर्म्ड बाई R&D विंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और ये R&D विंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कहाँ है, CDRI में। CDRI का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी शाबाश, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में। और दवाई जो उन्होंने बनाई बेटा, उसको एक हिंदी नाम दिया, ठीक है। और दवाई का नाम क्या बेटा, सहेली। अब इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है, क्यों सहेली बोला। सहेली का मतलब व्यस्त होता है, कुछ ना व्यस्त बनन, जैसे लड़की की लड़की फ्रेंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यस्त, सहेली। और सहेली मतलब क्यों नाम दिया गया, बिकॉज ये दवाई फीमेल्स को क्या करती है, मदद करती है बेटा। किस प्रोसेस में, वो आपको आगे पता चलेगा। अरे समझ आया मैंने क्या बोला, ये क्लियर हो गया। ये पॉसिबल हुआ अगेन किसकी वजह से शाबाश, इंप्लीमेंटेशन की वजह से। यानी इंप्लीमेंटेशन में खाली हॉस्पिटल को अच्छा करना, खाली दवा या डॉक्टर्स को रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन में फ्यूचर के अंदर हम नई नई मेडिसिन लाए, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लाए बेटा। ये क्लियर हुआ। लेकिन इंसान तो इंसान है बेटा, आपको पता है इंसान कितना भी अच्छा हो कांड करेगा ही करेगा, बिकॉज है तो इंसान बेटा। अब इसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, जो आपको प्रोसेस दिख रही है ना, साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त टेक्निक को डिस्कवर किया बेटा, जो बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं अमाइनोसेंटेसिस बेटा। क्या बोलते हैं, अमाइनोसेंटेसिस। जल्दी, टेक्निक का नाम क्या बेटा शाबाश। और अमाइनोसेंटेसिस में हम क्या करें, पहले सुनना बेटा। अमाइनोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं, अमाइनोसेंटेसिस के अंदर हम मदर जो प्रेग्नेंट होती है ना बेटा, उसके पेट में इंजेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, और ये एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, फालतू डॉक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंजेक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, याद है मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ाया था एमनियोटिक फ्लूइड, याद है ना। एमनियोटिक फ्लूइड किसके बाहर होता था, बच्चे के बाहर। और बच्चा डेवलपिंग स्टेज में है, दैट मीन बच्चे की सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। ग्रोथ के साथ साथ बेटा कुछ सेल्स तो ब्रेक भी होंगी ना, वो सेल्स कहाँ मिलती है शाबाश, वेरी गुड बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड में मिलती है। तो ये डॉक्टर लोग क्या करते थे बेटा, ये इस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन से क्या करते थे शाबाश, बाहर निकालते थे। निकाला बाहर, फिर इंजेक्शन से बाहर निकालने के बाद बेटा इसकी सेल्स को आइसोलेट करते थे। क्या करते थे, सेल आइसोलेशन। और ये सेल्स किसकी होती थी, जल्दी जल्दी, डेवलपिंग या डेवलपिंग एम्ब्रियो की होती थी। अरे समझ आया ना। और फिर इन सेल से निकालते थे बाहर डीएनए बेटा। क्या निकालते थे, तो करते थे इसकी डीएनए आइसोलेशन बेटा। क्या, जल्दी जल्दी क्या करते थे शाबाश। और फिर इस डीएनए आइसोलेशन की बेटा, ये डीएनए आइसोलेट हुआ, इसकी कराते थे बेटा, ये इधर मैं लिख देता हूं, इसकी कराते थे बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या कराते थे, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा बायोटेक में, डीएनए फिंगर, एफपी लिख दूं शॉर्ट में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इस, सुनो सुनो लिखो मत, इस डीएनए प्रिंटिंग से क्या पता चलता था, इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता था कि जो ये बच्चा है जिसका हम डीएनए चेक कर रहे हैं, इसमें कहीं म्यूटेशन तो, अरे समझ आया ना। यानी ये डीएनए जो है ये म्यूटेटेड डीएनए है, ये शाबाश नॉन म्यूटेटेड डीएनए, नॉन म्यूटेटेड। क्लियर है बेटा। अगर नॉन म्यूटेटेड डीएनए तो बस खुशी की बात है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर म्यूटेटेड डीएनए है, तो म्यूटेटेड डीएनए का मतलब हुआ बेटा इस बच्चे के जीन्स में क्या है, तो दैट मीन इस बच्चे को कोई बीमारी होगी। और कौन सी बीमारी होगी, जेनेटिक बीमारी होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। नहीं समझ आ रहा है, जैसे हीमोफीलिया हो सकता है बेटा। ये क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, अरे समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिकॉज जीन रिलेटेड ये इंशाल्लाह आपको क्लास 12th में पढ़ाई जाएंगी सारे डीएनए डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अरे क्लियर मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमको बच्चा पैदा होने से ही पहले ही पता चलता था कि जो आने वाला बच्चा है उसमें क्या है बेटा, ये वाली बीमारी है।
तो बीमारी होने से पहले हो सकता है, अभी बच्चा ज़्यादा डेवलप तो नहीं हुआ है ना, हम उस बच्चे की सेल्स को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। या अगर हमको लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं हो सकता, हम बच्चे को पैदा होने से पहले ही क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं बेटा। अरे क्लियर हुआ। तो ये टेक्निक अच्छी थी कि बुरी थी, पहले आप ये बताओ। बिकॉज ये पेरेंट को बर्डन से क्या करती थी, अरे समझ रहे हो ना, या पेरेंट को एक मौका देती थी बेटा होने वाले बच्चे को ठीक करने का बेटा। अरे क्लियर है। बट इंसान तो इंसान है बेटा, मैंने अभी बोला, इसको बस क्या चाहिए। और कुछ नालायक डॉक्टर्स ने आगे आपको आपकी एनसेट में खास वर्ड लिखा है बेटा, मैं आगे एक जगह एफटीपी एमटीपी जहां पढ़ेंगे ना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, वहां डॉक्टर्स के बारे में लिखा है कॉक्स, QUACKS। कॉक्स का मतलब होता है नालायक, गदार, जलील, बदतरीन। आज मैं बहुत सारी गालियां दे सकता हूं इस पर, क्लियर है ना। वो उन डॉक्टर्स के लिए लिखा गया बेटा जिन्होंने इस टेक्निक का सही यूज किया कि गलत यूज किया। और गलत यूज कैसे किया, जब उन्होंने यहाँ पर डीएनए को चेक किया ना, समझ आया ना, इन्होंने डीएनए में बीमारी नहीं देखी बेटा, इन्होंने डीएनए देखा कि ये मेल है क्या, अगर मेल है तो बेटा घर वाले खुश, अगर फीमेल है उन्होंने घर वालों को बोल दिया। और घर वाले उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने बीमारी का बहाना बना के, डॉक्टर ने लिख दिया भैया इसमें बच्चे में ये बीमारी है, तो बीमारी का बहाना बना के बेटा फीमेल को जन्म से पहले ही क्या कर दिया, इसको हम फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं। अरे क्लियर है। तो ये इस टेक्निक का सही यूज है कि गलत यूज है, तो फिर गवर्नमेंट को इस पे क्या लगानी पड़ी, बेन लगानी पड़ी। स्टेटरी बेन का मतलब परमानेंट बेन होता है बेटा। और अगर कोई भी बंदा इसमें पकड़ा गया, उसको जेल हो सकती है, और उसका जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है वो भी क्या होता है, समझ आया, क्लियर है। बट यहाँ पे मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ, या बिकॉज इंप्लीमेंटेशन पढ़ा रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। हमने इसको इंप्लीमेंट किया ताकि बच्चों को क्या मिले बेटा, इस चीज का प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। हाँ से ओवर, हाँ जाओ जाओ, क्यों रुक क्यों रहे हो। आईपैड आपके फादर को देंगे बेटा, आपको नहीं दे सकते, मेरे को फोन नहीं आया, एक बार बुलाओ उसको। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये समझ आया ना बेटा। तो ये सारी चीजें किसमें है बेटा, ये इंप्लीमेंटेशन। आई होप यहाँ क्लियर हुआ। अवेयरनेस क्लियर है, मैनेजेबल ग्रुप का अवेयरनेस क्लियर है, इंप्लीमेंटेशन क्लियर है। हाँ बताओ बताओ बेटा। देखो ऑफ कोर्स म्यूटेशंस आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेटा, ठीक है ना। लेकिन रेयरली हमको पॉजिटिव म्यूटेशंस बहुत कम देखने को मिलती है। अगर पॉजिटिव म्यूटेशन है भी ना बेटा, उसको हम कभी भी हटाएंगे, बिकॉज पॉजिटिव म्यूटेशन इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन बेटा, या मैं बोलूँ पॉजिटिव एडेप्टेशन बेटा, तो उनको हम कभी भी रिप्लेस, बिकॉज वो उस बच्चे के लिए क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम सब कश्मीर के बच्चे, ठीक है, मान लो कश्मीर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो -10 पे भी जिंदा रह सकता है, तो उस बच्चे के लिए वो म्यूटेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव म्यूटेशन क्या मैं या नेचर हटाना चाहेगा, बिकॉज नेचर ने उस बच्चे को पॉजिटिव म्यूटेशन दिया है टू ब्रिंग ए पॉजिटिव एडेप्टेशन, और पॉजिटिव एडेप्टेशन दिया है ताकि वो बाकियों से क्या हो जाए, समझ आए। लेकिन नॉर्मली हम म्यूटेशन की जब बात करते हैं ना, मोस्ट ऑफनली बेटा म्यूटेशन मीन्स नेगेटिव म्यूटेशन, नॉट पॉजिटिव म्यूटेशन, ठीक है। हाँ सरवान सा बताइए, इनके पेरेंट्स से बात हुआ, क्या बोला उन्होंने, अदब दर्द दर्द, तो वो पढ़ना वढ़ना नहीं है। आगे बढ़े हम, तो ये वाला पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब ये पढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ लो। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिक्वायर्स प्रोफेशनल असिस्टेंट, मतलब डॉक्टर, एंड केयर टू द, मतलब जो लोग इनके पास आएंगे बेटा उनको केयर चाहिए, किसके रिलेटेड, जैसे प्रेगनेंसी, पार्ट्रेशन मतलब डिलीवरी बेटा, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी बेटा। अरे क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स प्लीज याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, इनमें से कुछ भी एक पूछा जाएगा, ठीक है, या सारे पूछे जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक में क्या आएगा, अमाइनो सेंटेसिस बेटा। बेटर दवाइयों में क्या आएगी, सहेली आएगी, ठीक है ना। एंड न्यू for time to time or also required to provide more efficient care and assistance to the, ये पढ़ लो जरा, एक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है बेटा। इंक्रीजिंग मेनिस ऑफ मेसिव चाइल्ड
आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट इन दिस, मतलब अमाइनो साइंटिस्ट के रिलेटेड है, ठीक है। ये नीट पे क्वेश्चन पूछे कौन कौन, डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा। डन, एकदम क्लियर है, आगे बढ़े। अब आती है किसकी बात, सहेली की बात। तो ये सहेली आपको दिख रही है, ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, उसको प्लीज ध्यान से सुनना, बिकॉज ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इधर नजर रखे ध्यान से। तो हमारी दवाई का नाम है क्या बेटा शिभाष? तो सहेली के बारे में आपने पहली बात याद रखी, किसने शिभाष? सीडीआर का पूरा नाम सेंट्रल ड्रग रिसर्च ठीक है ना, और नवाबों का शहर भी इसको बोला जाता है। क्लियर? और ये नीट पे क्वेश्चन, ये फालतू क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा, तो ये आप याद रखोगे अच्छे। ये क्लियर हो गया। अब इसके बारे में और एक इंपॉर्टेंट बात याद, हाँ ले जाओ ले जाओ। अब देखो जरा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें। ये जो बेटा सहेली है ना, सहेली को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है, सुनना प्लीज ध्यान से। सहेली को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है बेटा? मतलब दवाइयाँ तो इससे पहले भी थी, लेकिन इस दवाई में अभी तक की जितनी भी दवाइयाँ हैं उनसे अलग बात क्या थी बेटा? अभी तक फीमेल को बच्चा पैदा ना हो, सुनना ध्यान से, फीमेल को बच्चा पैदा ना हो, फीमेल का फर्टिलाइजेशन ना हो, फीमेल की बॉडी के अंदर बेटा इम्प्लांटेशन ना हो, हम फीमेल को सीधे देते थे बेटा या तो एस्ट्रोजन के इंजेक्शन या तो प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन। शॉर्ट में हम उसको स्टेरॉयडल इंजेक्शन देते थे। क्या देते थे? अब स्टेरॉयडल इंजेक्शन देने से प्रॉब्लम क्या था? फीमेल का 28 डेज +-2 या तो +2 डेज या +-2 डेज का साइकिल चलता है बेटा, लेकिन वो 28 दिन का साइकिल किसकी वजह से चलता है? हार्मोन्स की वजह से। सुनना ध्यान से, फीमेल की बॉडी का पूरा महीना जो है बेटा, ठीक है, पूरे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं उसको, ये मूड स्विंग्स होती है ना, वो फीमेल्स को होते हैं। आज खुश है, अगले दिन रो रही है, फिर अगले दिन अगेन खुश है, फिर अगले दिन रो रही है। रीजन क्या है बेटा? बिकॉज मेल का हार्मोनल बैलेंस कांस्टेंट है, लेकिन फीमेल का हार्मोनल बैलेंस, फीमेल की बॉडी में कुछ दिन एक हार्मोन ज्यादा, अगले दिन कोई और हार्मोन ज्यादा, अगले दिन कोई और हार्मोन ज्यादा, और हार्मोन्स फीमेल की बॉडी को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा। अरे क्लियर है ना? इसमें मेजर हार्मोन कौन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच एंड एलएच बेटा। क्लियर है ना बेटा? ये सारे हार्मोन स्टेरॉयडल हार्मोन्स है बेटा। कौन है ये? जल्दी जल्दी, अरे समझ में क्या बता। अब ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो स्टेरॉयडल हार्मोन फीमेल की बॉडी के अंदर है बेटा, ये उसकी बॉडी में डिटरमाइन करता है कि उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अंडा बाहर ओवल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा। ये सारा इन्हीं हार्मोन्स के कंट्रोल में है ना। अब इस फीमेल के अंदर ये हार्मोनल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए इन हार्मोन्स का लिमिट होगा ना। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या पीको, मतलब वट एवर इज द लिमिट। अगर ये हार्मोन कभी भी लिमिट से ज्यादा गया तो फीमेल के लिए अच्छी बात, और लिमिट से कम गया तो फीमेल के लिए अच्छी बात। नहीं समझ रहे क्या? एक नॉर्मल फीमेल के अंदर अल्लाह ने एक निजाम रखा है, उसमें कभी भी हार्मोनल बैलेंस बेटा ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। रेयरली किसी किसी फीमेल में मिलेगा, नॉर्मली फीमेल्स के अंदर हमेशा बैलेंस में रहेंगे हार्मोन। इमेजिन कर लो कि आप फीमेल की ब्लड के अंदर बाहर से हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हो बेटा। अरे समझ में क्या बता, ताकि वो फीमेल इंप्लांट ना करे, ताकि वो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये बाहर से हार्मोन देना इस फीमेल के ओरिजिनल या नेचुरल हार्मोनल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑफकोर्स करेगा बेटा, और ये हो रहा था। नहीं समझ आ रहा ना? हम फीमेल को ये सारे इंजेक्शंस दे रहे थे, जिसकी वजह से बेटा बच्चा ना होने के चक्कर में हम फीमेल के हार्मोनल बैलेंस को क्या कर रहे थे? बिगाड़ रहे थे। क्लियर है? तो पहली बार सीडीआरए ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो फीमेल के इस इम्प्लांटेशन, ठीक है ना, इस प्रेगनेंसी के प्रोसेस को रोकेगा, बट उसके नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस को गड़बड़। समझ आया ना? तो इसी रिसर्च के द्वारा इन्होंने किसको प्रोड्यूस किया? और सहेली का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फीडबैक था, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज थी ना, ये नेचर में थी बेटा नॉन, क्या थी बेटा शिभाष? नॉन स्टेरॉइड। ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। समझ आया ना? तो सहेली कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव है? इट इज अ स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव। समझ आया ना?
अब अगर ये नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इसमें कोई तो ऐसी चीज होगी ना बेटा जो कॉन्ट्रासेप्शन का काम कर रही है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो बच्चे को पैदा होने, समझ आया ना, दैट थिंग इज कॉल्ड, केमिकल होता है बेटा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज पेंटाक्रोमेन बेटा। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं इसको, अरे समझ आया, ये क्लियर हो गया। अब ये सेंटाक्रोमेन करता क्या है वो जरा नजर रखो ध्यान से बेटा, इंपॉर्टेंट है यार। ये देखिए, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल फीमेल का यूट्रस है बेटा, ये इधर है फीमेल का यूट्रस, दिख रहा है भाई फीमेल का यूट्रस। आप सबको पता है बेटा फीमेल के यूट्रस के अंदर सबसे अंदर वाली लाइन जो होती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शिवा, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। तो ये मान के चलो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है बेटा, क्लियर है, ये समझ आया। देखो होता क्या है बेटा, इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर एक रिसेप्टर अल्लाह ने रखा, या बहुत सारे रिसेप्टर अल्लाह ने रखे, मैं उनमें से एक रिसेप्टर बना देता हूँ। तो ये मान के चलिए इधर रिसेप्टर है बेटा, ठीक है ना, ये ऐसे रिसेप्टर्स है, ये ऐसे रिसेप्टर्स लगे, ठीक है ना। तो दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स बेटा। क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी शिभाष, दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स, they are called as estrogen binding receptors। याद रहेगा, जल्दी याद रहेगा कि नहीं, ये समझ आया। अब देखो होता क्या है, जब एक नॉर्मल फीमेल के अंदर, सुनिए प्लीज ध्यान से, जब एक नॉर्मल फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन रिलीज होता है बेटा, ये रिलीज हुआ एस्ट्रोजन है ना, ये इधर रिलीज हुआ एस्ट्रोजन बेटा, और ये इधर रिलीज हुआ एस्ट्रोजन, ठीक है ना बेटा। आपको पता है कब रिलीज होता है, ड्यूरिंग फॉलिकुलो, जल्दी जल्दी फॉलिकुलो, याद है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर फॉलिकुलो, ठीक है। जब ये फॉलिकुलोजेनेसिस में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, ये एस्ट्रोजन ब्लड के द्वारा सीधे दौड़ लगाता है, और दौड़ते दौड़ते बेटा किसके पास पहुंचता है, जल्दी जल्दी किसके पास पहुंचता है ना बच्चा। और जैसे ही रिसेप्टर के पास पहुंचता है तो ऑफकोर्स बेटा ये रिसेप्टर पे क्या करेगा, बाइंड करेगा बेटा, क्लियर है ना बच्चा। और रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद ये इस रिसेप्टर के द्वारा जो किन पे चिपका हुआ है, समझ आया ना, ये इन सेल्स को बेटा इन्फ्लुएंस करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोलिफरेशन और डिवीजन बेटा। अरे क्लियर हुआ। तो आते ही ये इन सेल्स को बोलेगा कि सर आप क्या करना शुरू करो, जल्दी जल्दी शिभाष, या डिवाइड करना शुरू करो बेटा, समझ आया ना। तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम होगी कि ज्यादा होगी, समझ आया। और आप सबको पता है बेटा कि एंडोमेट्रियम को थिक क्यों करा रहे हैं, बिकॉज आने वाले समय में यही एंडोमेट्रियम जो थिक एंडोमेट्रियम है ये किसको खा जाएगा, ब्लास्टुला को खाएगा, जिस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, एम, याद है सब कुछ कि नहीं, ये रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है बेटा। अरे क्लियर हुआ। इम्प्लांटेशन कहाँ होती थी, एंडोमेट्रियम में, कैसे होती थी, पहले वो चिपकता था सेल्स ऑफ रेबर के द्वारा और फिर उसको ये खा जाता था बेटा, याद आया कि नहीं आया बेटा। ये कराता कौन है, समझ आया कि नहीं समझ आया, यहां तो कोई मसला नहीं है ना। अब देखो सेंटर कॉमन करता क्या है बेटा, जब एक फीमेल को, आप डॉक्टर है बेटा, ये फीमेल आपके पास आई, ये बोल रही सर हमारी शादी हो चुकी है, या कपल आपके पास आए, ये बोल रहे सर हमारी शादी हो चुकी है बट हम नहीं चाहते कि हम बच्चा करें, भाई जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, घर में कोई दिक्कत हो रहा है, मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं ना। तो एज अ डॉक्टर बेटा आपने क्या बोला, आपने इनको सजेस्ट किया, फीमेल को सजेस्ट किया कि बहन या बेटी जो भी है बेटा, ठीक है ना, आपको मैं एक दवाई सजेस्ट कर रहा हूँ जिस दवाई का नाम है बेटा, आप ये खाओ, बच्चा पैदा नहीं होगा, समझ आया ना। अब जब ये फीमेल इस दवाई को खाएगी, जिस दवाई का नाम सहेली है बेटा, इस सहेली से कौन निकलेगा, समझ आया ना बच्चा। और ये सेंट्रोक्रोमिन करता क्या है, जरा नजर रखो ध्यान से, ये सेंट्रोक्रोमिन करता क्या बेटा, ये सेंट्रोक्रोमिन आके सीधे किसके पास जाता है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। और ये इस एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर के पास आके इस रिसेप्टर की कराता है मॉड्यूलेशन, क्या कराता है, MODULATION, क्या कराता है, जल्दी जल्दी सुभाष। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, चेंज कर देना, मतलब बदल देना बेटा, वेरी गुड बच्चा, समझ आया ना। तो ये रिसेप्टर अभी ऐसा दिख रहा था ना, अब ये रिसेप्टर जब मॉड्यूलेट होगा, आपके समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूं, तो ये रिसेप्टर बेटा अभी ऐसा हो गया, अरे समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं, ये ऐसे हो गया बेटा, अरे क्लियर हुआ। तो जब ये ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली जिस पॉइंट पे किसको बाइंड करा रहा था, एस्ट्रोजन, वो पॉइंट गायब हो गया। तो भाई अब बताइए एस्ट्रोजन को बाइंड करेगा, जब एस्ट्रोजन को, ऑल दो फीमेल में नॉर्मल एस्ट्रोजन निकल रहा है,
क्लियर, फॉलिकुलोजेनेसिस भी अच्छे से हो रही है, ओवल्यूशन भी अच्छे, सब कुछ बेस्ट चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एस्ट्रोजन इधर बाइंड, जब एस्ट्रोजन बाइंड नहीं करेगा तो आप मेरे को खुद बताओ बेटा, क्या यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी बेटा। अरे समझ आया ना, जब एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं बढ़ेगी तो मुझे बता बेटा, क्या यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? नो। अरे समझ आया ना, जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो आप मेरे को फटाफट से बता बेटा, क्या ये फीमेल प्रेग्नेंट कहलाएगी? तो क्या लिखेंगे? नो। समझ आई बात? इसको हम सहेली बोलते हैं बेटा। क्लियर हुआ? अब नीट में सहेली में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको याद रखना, ठीक है? पहला क्वेश्चन बेटा, इसको बनाया किसने, है ना? दूसरा, जिस जगह बनाया गया वो जगह कहां है बेटा, पूछा गया है। तीसरा, समझ आया? चौथा, समझ आया ना? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये क्या कराता है? मॉड्यूलेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर, जो प्रिवेंट किसे करता है बेटा? तो ये 4-5 बातें सहेली के बारे में इंपॉर्टेंट है, और 4-5 बातें अभी तक पूछी गई है बेटा, और आगे भी पूछी जाएगी। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं बच्चा? ये क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट सहेली बेटा, खत्म हो गया सहेली। डन है कि नहीं है? अब ये चीज बेटा जो मैंने इधर बोली ना, ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने रिप्रोडक्शन की क्लासेस करी है। तो थोड़ा सा बाद में इसके साथ बैठ के पढ़ लिया बस, फिर तो दिक्कत नहीं है बेटा। आगे बढ़े, खत्म हो गया सहेली बेटा। आगे बढ़ू मैं, पढ़े इसको एक बार। अगर आप इधर भी देखिए क्या लिखा है हमें, सेंट्रोक्रोमन टैबलेट्स बेटा, दिख रहे हैं सेंट्रोक्रोमन टैबलेट्स। अच्छा, और एक बात, सॉरी एक बात तो मैं कहना ही भूल गया बेटा, ठीक है? नजर रखो ध्यान से, जब ये लड़की आपके पास आई है ना, जो आपकी पेशेंट है अभी बेटा, तो जब आपने इसको ये दवाई दी, आपने देखा होगा ना, जब हमारी मदर्स भी कभी डॉक्टर के पास जाती फिर वो दवाई लिखता है, फिर हमारी माँ बोलती है डॉक्टर साहब कितनी बार खाना है दिन में? अरे बोलती कि नहीं बोलती बेटा, ठीक है ना? तो ये टेंशन नहीं, नॉर्मली जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पुराने जमाने की जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ने, उनमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता क्या था? वो एवरीडे खानी पड़ती थी। दे वर आल्सो कॉल्ड एवरीडे पिल्स, वो हर दिन खानी पड़ती थी। लेकिन इसका और एक प्लस पॉजिटिव फीडबैक क्या है बेटा, ये आपको हर दिन नहीं खानी है, ये आपको खानी है, ये आपको खानी है जल्दी जल्दी। क्या करना है बेटा शाबाश? हर दिन खाना है कि हफ्ते में एक दिन खाना है? फिर सुबह को खाओ शाम को खाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। इसको हम वंस इन अ वीक पिल भी बोलते हैं बेटा। किसको? सहेली को बेटा। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, तो पढ़ लो जल्दी जल्दी। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय, जल्दी जल्दी, टू इम्प्रूव अपॉन द existing ones. Did you know that सहेली a new oral contraceptive, यानी इधर देखो बेटा, यहाँ पे इसको oral contraceptive क्यों लिखा गया? बिकॉज ये इंजेक्शन से नहीं लेना है बेटा, ठीक है ना? ये थ्रू माउथ, मतलब एनग्लफ कर, जैसे हम नॉर्मल टैबलेट खाते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। फॉर फीमेल्स वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI इन बेटर अवेयरनेस अबाउट इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड प्रेगनेंसीज, ठीक है? मेडिकली असिस्टेड प्रेगनेंसी मतलब सर्जिकल, डॉक्टर्स के द्वारा। जो पुराने में दाई वाई होती थी गाँव में, वैसे नहीं बेटा, ठीक है ना? इसके अलावा बेटर पोस्टनेटल लीडिंग टू डिक्रीज्ड एंड ये आगे का वैसे पॉइंट है, यहाँ पे पता नहीं क्यों चिपका दिया। ये मतलब शॉर्ट में बता रहा है कि आने वाले समय में आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ? अगर हम इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ गई। रीजन इसके पीछे क्या है बेटा? सबसे पहले पुराने जमाने में माँ मर जाती थी बच्चे को जन्म देते देते, अब नहीं मर रही। समझ आया ना? पुराने जमाने में बच्चा मर जाता था जन्म लेते, अब नहीं मर रहा। बिकॉज हमने माँ का मोर्टेलिटी एंड बच्चे का उसको क्या कर दिया? कैसे कम किया? बिकॉज हमने अब प्रेगनेंसी बेटा दाई वाई से कराना बंद कर दिया। हम अभी प्रेगनेंसी कैसे करा रहे हैं? अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, अंडर द सुपरविजन ऑफ न्यू टेक्निक्स बेटा। अरे क्लियर हो रहा है क्या बता रहा मैं? ये पढ़ लो दोबारा, इसमें सेंस आएगा अभी क्या बताया मैंने। लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इनफर्टिलिटी, बाश। अब ये पढ़ लो, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ and overall increased medical facilities for all sex related, all indicate improved reproductive health of the society.
ये मैंने 2 लाइनें खुद लिखी है बेटा, नॉन स्टेरॉयडल सेंट्रोकोमेन यूज्ड इन अ वीक, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। ये क्लियर हुआ? अब